आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। आज हमने ये एक नई सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम है मजहब से इल्हाद तक। तो इस सीरीज के अंदर मैं उन लोगों के इंटरव्यूज करूंगा जो कि मजहब छोड़ चुके हैं, जो कि मजहब छोड़ के मजहबी जानवर से इंसान बन चुके हैं। और इन सब की जो स्टोरीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब की स्टोरीज जो हैं वो हर एक की स्टोरी के ऊपर जो है ना कई सैकड़ों सफ़ों का नावल लिखा जा सकता है। हर एक के कईयों के ऊपर तो शायद एक नावल एक ऐसा नहीं, एक ऐसा भी नावल लिखा जा सकता है कि जिसकी 7 किताबें अलग-अलग हों, 7 वॉल्यूम्स हों। तो मेरे ख्याल में ये वक्त जो हम इस चीज़ को डेडिकेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब लोग क्यों इस पॉइंट पे पहुंचे कि इन्होंने फैसला किया कि मजहब इनके लिए नहीं है और इन्होंने मजहब को छोड़ दिया। और हर एक बंदे की एक रैशनल जर्नी है, एक इमोशनल जर्नी है, एक एक लर्निंग का कर्व है जो कि इस बात में आके कल्मिनेट होता है कि वो मजहब छोड़ देता है। तो इसके पीछे लोग ऐसे ही एक दिन ऐसे नहीं होता कि लोग शौकिया तौर पे जैसे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, मजहब इस तरह लोग छोड़ देते हैं, नहीं। मजहब छोड़ने के लिए बंदे को एक पूरी रीजन, एक पूरे पूरे साइकिल, एक पूरी आर्क की जरूरत होती है जो जाके आखिर में इस बात में रिजल्ट करती है कि आप असूली तौर पे, रैशनल तौर पे, अप इमोशनल तौर पे और अपने लर्निंग को सॉलिडिफाई करने के लिए आप एंड पे ये कहते हैं कि मजहब मेरे लिए नहीं है। और फिर आप दुनिया को एक नई नजर से देखने लगते हैं। मैं तो इसको बल्कि ये कहता हूँ कि आप एक नए इंसान बन जाते हैं। तो ये ही आज हम सुल्तान सलातीन से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुल्तान सलातीन जो है वो हम सब के साथ इस तरह से अब है कि फैमिली की तरह हो गई हैं। और जितनी भी बातें ये करती हैं अक्सर उनमें बड़ी एक डेप्थ होती है। उस उनका जो एनालिसिस है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स को लेके, चाहे वो रिलीजन को लेके, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके, उसमें बड़ी डेप्थ है। तो मैंने ये सोचा कि पहली किस्त का आगाज सुल्तान सलातीन से किया जाए और हम जानने की कोशिश करें कि ये क्यों, कैसे इस पॉइंट तक पहुंची कि आज इनकी थॉट में इतनी क्लैरिटी है बहुत सी ऐसी बातों को लेके जो कि शायद हम उधर तक नहीं पहुंचे अभी, मगर ये उन बातों को समझती हैं। तो एक इंसान ऐसे ही इस जगह नहीं पहुंच जाता, उसकी एक जर्नी होती है। तो ये आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जी वेलकम आपको आज के इस पहली एपिसोड के अंदर। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आदाब मेरी तरफ से। कैसी हैं आप? आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाइए? चलें। तो हम आपको यूट्यूब पे तो अक्सर देखते रहते हैं। आप मेरे साथ भी होती हैं अक्सर, बल्कि हमेशा ही होती हैं। हारिस के पास भी आप होती हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ भी आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है सब लोगों की जो एफर्ट है उसके अंदर, और आपकी एफर्ट किसी से कम नहीं है। तो मगर हम ये जानने की आज आपसे कोशिश करेंगे कि आप हमेशा से तो इस पॉइंट पे नहीं होंगी जिधर आज आप खड़ी हैं। जैसे कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वुमेन राइट्स पे आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज है। तो इधर तक पहुंचने का जो एक एक प्रोसेस है वो कितना लंबा है, आप क्या समझती हैं? ये कब शुरू हुआ? क्या ये आप जब बच्ची थी वहां से शुरू हो गया, या फिर आपकी किसी लेटर स्टेज पे ये हुआ? नहीं, बचपन से तो नहीं। बचपन में आप जैसे माशरे में पलते-पड़ते हैं, आपको हर चीज़ नॉर्मल लगती है। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आपके दिमाग में रजिस्टर भी नहीं होती। हम्म। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो गलत है। हम्म। आप पढ़ते जाते हैं, आप जैसे बाकी आपके इर्द-गिर्द लोग, आप सुन दिमाग के साथ, आपको समझ में नहीं आता। मगर बहुत आगे चल के कुछ आपके मुशाहिदे होते हैं, कुछ आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपको उन चीज़ों को मुख्तलिफ रंग से देखने पे मजबूर करती है। और हम्म। यही होता है मेरे ख़्याल, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी ज़िंदगी में, जब आप लोगों से कनेक्ट करना शुरू करते हैं इंसानी लेवल पे। जब आप लोगों को के ऊपर से लेबल उतार के उनको देखना शुरू करते हैं, उनके वाक़यात को, उनके हालात को, तो आप पे चीज़ें ऐसे होता है कि जैसे आप पे अदराक के दरवाज़े खुलते जाते हैं। आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो ये तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। आप भी हर बच्चे की तरह पर खेलते-कूदते उन्हीं लोगों में, उन्हीं अ, डिस्क्रिमिनेशंस में बड़े खुश होते हैं। और मगर मगर कभी
थोड़ा सा इधर आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चा जो होता है ना, उसके ज़हन में बड़े सवाल होते हैं। तो कभी हम्म। ऐसा रहा हो कि आपने बचपन में सोचा हो, आपके ज़हन में कोई सवाल था और आपको लगा हो कि उस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा, या फिर आप कुछ डिफरेंट सोच रही हैं दूसरे बच्चों से या अपने पेरेंट्स से, कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं? तो बचपन में बेसिकली मेरा बचपन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के दौरान गुजरा। मैंने शायद किसी शो में भी बताया था कि मैं बचपन में मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी। तो मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों थी, सवाल पूछती थी। आ, मुझे ये बड़ा मुझे खुदा का कॉन्सेप्ट जैसे बचपन में सिखाया जाता है कि अल्लाह देख रहा है और ये हर जगह मौजूद है। तो मैं मुख्तलिफ चीजें करते हुए ये जरूर सोचती थी कि अल्लाह अब भी देख रहा होगा बाथरूम में, अगर मैं हम्म। पानी चोरी छुपे पी रही हूँ या अगर इस तरह से कर रही हूँ, तो क्या वो अब भी देख रहा होगा, अब भी सुन रहा होगा। और कोशिश होती थी कि वो, आपको लगता था कि आप बचपन में सोचते हैं कि लोग आपको बताते हैं कि वो सुन सकता है। तो मुझे ये होता हम्म। था कि शायद जैसे अच्छे लोगों से बात करता है तो मुझसे भी उसे बात करनी चाहिए। तो ये सवाल जरूर होते थे, मगर कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यानी ये आप जरूर हुआ। बचपन में ये जरूर सोचती थी कि खुदा जो है वो नबियों पैगंबरों से क्यों बात करता है, मुझसे क्यों नहीं करता? ये क्वेश्चन तो एक है, मुझे वैलिड एक क्वेश्चन है। ये नहीं समझ में आता था कि वो स्पेशल है या उनसे क्यों। हम्म। मुझे लगता था कि खुदा जब ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक से बात करता है, हम्म। मुझसे भी करनी चाहिए। आप नमाज पढ़ते हैं या करते हैं, मैंने अक्सर बताया कि मेरी बहन मजहबी थी। हम्म। मेरा भाई एक मजहबी था, शिया उनकी वो है। तो वो नमाजें पढ़ते थे, तो मुझे ये सवाल हमेशा होता था कि क्यों और क्या वजह है कि वो पढ़ते तो शायद उनसे बात करता होगा, मुझसे नहीं करता, या मैं आई एम लेफ्ट आउट हूँ या क्या है। हम्म। तो ये होता था, मगर कभी कुछ सुना ही नहीं दिया, विच इज गुड आई थिंक। मगर एक बात है ना कि पाकिस्तान में तो एक ऐसा सिलसिला है कि फैमिली भी रिलीजियस, लोग आसपास आपको मज़हब के बारे में हर वक्त बात, हर वक्त अल्लाह का शुक्र, रमज़ान आ गया तो रोज़े का अहतमाम, अशूरा आ गया तो मातम का अहतमाम, ठीक है जी। इसके अलावा नमाज़ों की फ़िक्र, बच्चों को समझाया जा रहा है कि नमाज़ें पढ़ो, बच्चों को, बच्चियों को बताया जा रहा है कि भाई तुमने इस तरह कवर करना है। छोटी सी बच्ची 10 साल की को सर पर दुपट्टा लेना सिखा दिया जाता है। आज तो शायद ये थोड़ी सी चीज़ कम है, मगर आज से 20-25 साल पहले तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा था। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें किसी लेवल पे फेस हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली बहुत लिबरल थी इस हवाले से। हमें कभी भी इस हवाले से प्रेशराइज नहीं किया गया कि ये करना है या वो करना है। हम लोगों को बेसिकली एक तरह का आजादी थी कि हम अपने रास्ते खुद चुनें। चाहे वो हुँ। मेरे बहन भाई जिनका मजहबी होना या हम लोगों का मेरा मजहब से दूर होना। मतलब हमारे पेरेंट्स का बेसिक एम ये था कि पढ़ना लिखना है, हुँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके चलते हैं। ये कभी इस तरह का प्रेशर नहीं था मजहब के हुँ। हवाले से या दुपट्टों के हवाले से या चादरों के। हाँ, मेरी माँ इस हवाले से जरूर कंजर्वेटिव थी कि दुपट्टा लेना है, आपने बाहर निकलना है तो दुपट्टा लेना है, कोई घर में आया है तो आप का गला बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, आपने बैठना कैसे है। तो वो चीजें तो कि लड़कियों का तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये ताने मैंने भी हुँ। सुने। हुँ। मगर क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों एक तरह के वर्किंग पेरेंट्स थे, तो उसमें मुझे कभी इस तरह से ये नहीं लड़कियों की लिमिटेशंस का एज सच इतना अंदाजा नहीं हुआ। हाँ, ये था, ये डिस्क्रिमिनेशन घर में जरूर थी मेरी माँ की तरफ से कि भाइयों को ज्यादा मिलता था। इम्पोर्टेंस हासिल है। हाँ, हाँ। ये जरूर था। हाँ, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने लगा था। मगर आपने आस-पास, अब ऐसे कई दफ़ा ये भी चीज़ नज़र आती है कि आप ये देखते हैं कि आस-पास लड़कियों के साथ क्या हो रहा है या बच्चों को किस तरह से किया जा रहा है। आम तौर पे काम वाली अगर घर में आ रही है तो वो क्या सफ़र कर रही है। तो कहीं अर्ली ऑन आपको ये महसूस होता था कि कहीं एक औरत के साथ बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, या फिर जो है वो सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है? मुझे बेसिकली उस जमाने में ये सारी चीजें अलग तरह से फैसिनेट करती थी। हुँ। मैं काम वालियों के घर चली जाया करती थी। अब कराची में ना काम वालियों के घर नहीं होते, उनकी झोंपड़ियां हुँ। होती हैं, झुग्गियां हाँ, उन्हें हाँ, कहते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली मुझे सब जगह डांटा तकरीबन जाता ऐसा था। है।
हाँ, तो मुझे डांटा जाता था। मैं उनके घर, मुझे इतना फैसिनेट करती थी वो सारी चीजें, कि वहां पे बच्चे खेल रहे हैं और वो उनके खाने वो पक रहे हैं, और वो अजीब किस्म के मेरे लिए फैसिनेशन होती थी। तो मैं उनके घर जाके बैठ जाया करती थी, देखती रहती थी। तो मुझे घर में डांट पड़ती थी, मेरी अम्मी जो है वो डांटती थी कि क्यों। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या, मुझे उनके घर क्यों नहीं जाना चाहिए या क्या वजह है, तो वो मुझे नहीं समझ में आता था। मगर उस वक्त मेरे अंदर वो इनइक्वालिटी का, जेंडर इनइक्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत आगे जाके हुआ। उस वक्त तक मगर आप ये चीजें। तो आप गर्ल्स ओनली स्कूल में पढ़ी या को एजुकेशन था? को एजुकेशन। तो क्या वहां पे कोई इस तरह का आपको लगा कोई डिफरेंस स्कूल के लेवल पे? नहीं, एटलीस्ट जब तक मैं क्योंकि मैट्रिक तक मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, उसके बाद कॉलेज गर्ल्स ओनली था, फिर यूनिवर्सिटी में हम्म। फिर को होता है। तो हम्म। एज सच मुझे कभी नहीं लगा। टीचर्स, आप अगर ज़हीन होते हैं तो आपकी तारीफ करते हैं, अगर आप तवज्जो नहीं देते तो हम्म। आपको वो कोसने देते हैं, ताने देते हैं। हाँ। मगर बेसिकली एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं इस हवाले से फेस किया। तो हाँ, इस्लामियात के टीचर। हाँ। इस्लामिया तो आपने पहली क्लास से ही पढ़ी होगी, नाजरा और जी सब कुछ। बिल्कुल। तो जी। वो मतलब आपको क्या फील होता था इस्लामियात का टीचर, अगर आपके पेरेंट्स काफी जैसे आप बताती हैं लिबरल थे, तो क्या ऐसा होता था कि इस्लामियात के टीचर की बातें उनके साथ क्लैश करती जो वो सिखाते न- हैं? नहीं, मैंने बचपन से, क्योंकि हमारे यहाँ माशरा इस किस्म का है कि हम लोगों ने डुअल लाइफ एक तरह की जी है, एक घर के अंदर एक बाहर। हम्म। क्योंकि हम्म। हमें बचपन से पता नहीं क्यों, या तो बता दिया गया था कि आपने ये हम्म। बातें बाहर नहीं करनी, या इस तरह से बाहर नहीं हम्म। आर्ग्यू करना। हम्म। हम्म। तो वो कभी घर में आके मैंने डिस्कस नहीं किया, हम्म। या घर की बातें वहां जाके डिस्कस नहीं की। एक दफा मुझसे गलती हुई थी। मैं आई हम्म। थिंक 7th क्लास में थी, तो मैंने अपनी टीचर को कह दिया था कि मैं नमाज, उन्होंने पूछा नमाज पढ़ती हो, तो मैंने कहा नहीं। तो हम्म। उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा और मुझे कि खड़ा नमाज नहीं कर पढ़ी। दिया था। हाँ। मैं पूरा दिन शायद, या पूरा 2-3 पीरियड्स खड़ी रही थी क्लास में। पूरा दिन? और यानी हाँ, टीचर ने हाँ, नमाज की वजह से आपको पूरा दिन खड़ा रखा है? जी। अरे और वाह। वो मुझे सच बोलना मेरे लिए इतनी एक वो बाइस शर्म एक चीज बन गई थी उस वक्त, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शायद मुझे झूठ बोलना चाहिए था, कि हाँ। शायद अच्छा होता कि मैं झूठ बोल देती तो मुझे सजा नहीं मिलती। मैंने घर आके अपने अम्मी तो अब्बू को बताया। ये क्या इस्लामियत की टीचर थी? नहीं, माशरती उलूम की टीचर थी तो उसको क्या बेसिकली। तकलीफ थी? अच्छा। पता नहीं। तो पता आपने नहीं। जब पेरेंट्स को बताया फिर क्या हुआ? मेरे अब्बू ने अगले दिन प्रिंसिपल को कॉल कर दिया हम्म। कि ये स्कूल का मसला नहीं है कि बच्ची घर में क्या करे, हम घर में तो उसकी तरबियत कैसे करनी है उसके हम जिम्मेदार हैं, हम्म। आपने उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। तो वो प्रिंसिपल ने कहीं टीचर को बताया। हम्म। तो टीचर ने कहा तो मुझे कुछ नहीं, मगर उसके बाद से टीचर ने कभी मुझसे बात नहीं अच्छा। की। मतलब यानी। वो नाराज हो गई। और वो बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है जब टीचर उसे नापसंद करता है ना। अगर आप हम्म। आप पढ़ने में अच्छे होते हैं, और आप अच्छे इसीलिए होते हैं कि आप टीचरों को भी बेसिकली खुश करना चाहते हम्म। हैं। आपको हम्म। वो अच्छा लगता है जब टीचरें आपकी तारीफ करती हैं। और जब टीचर्स आपसे बात ना करें, आपको अवॉइड करें, और आपको फील हो कि वो आपको आपसे नफरत करती हैं, तो वो बहुत तकलीफ दे होता है बच्चे के लिए, बहुत ट्रॉमेटिक होता है बेसिकली। तो क्या फिर उसके बाद आपने नमाज सीखी पढ़नी? मैंने बहुत बाद में मैट्रिक में मैंने कोशिश की सीखने की खुद से अच्छा। किताबें, क्योंकि मैट्रिक में आपको वो दुआएं वगैरह सिखाई हम्म। जाती हैं। तो मैंने वो पढ़ने की कोशिश की, पढ़ाई भी कुछ अरसे। हम्म। मुझे लगा था कि अ, अच्छा इंसान बनने के लिए, नमाज पढ़ना लाजमी है। कि आपको मजहब शायद आपको अच्छा इंसान बनाता। हम्म। मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा।
तो वो बेसिकली एक, और दूसरा फिर आई थिंक सोशल पीयर प्रेशर भी होता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपके इर्द गिर्द जब सारी लड़कियां नमाज रोजे और इस तरह की चीजों को बहुत अप्रिसिएट कर रहे होते हैं लोग, अच्छा, तो तो आप। फिर ये नमाज वाला जो सिलसिला है, ये तो जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। मेरे हम्म। ख्याल में मर्दों के लिए ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए हर जगह नमाज की जगह अवेलेबल नहीं होती। हम्म। इसलिए शायद थोड़ा सा इस मामले में आपके लिए ईजी होगा कि किसी ऑफिस में भी काम करें तो औरतों की जाए नमाज या नमाज की जगह मुश्किल होती है, मर्दों की जो है वो लाजमी होती है। तो हम्म। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्योंकि शिया बैकग्राउंड से आती हैं, तो हम्म। मुहर्रम का एहतमाम जो है वो कैसा चलता था? अब मेरी अम्मी वो, एक तो 7 मुहर्रम को शरबत लाजमी बनता था। वो जो हम्म। मुहर्रम में 7 मुहर्रम हम्म। को शरबत बांटा जाता है, वो पूरे वो हम्म। बाल्टी भर के बड़ी सी, वो पता नहीं कितने लीटर की बाल्टी होती है, उससे वो दूध वाले से स्पेशल दूध आता था और वो सारी। हम्म। फिर मेरे मामू जो थे वो मन्नतों मुरादों से हुए थे, तो उन्हें भी वो हम्म। इमाम हुसैन का फकीर बनाया गया था। तो वो अच्छा। इस तरह की ट्रेडिशंस थी। मेरे अब्बू कहीं कभी भी सफर करते थे तो इमाम जामिद बांधा जाता था उन्हें। अच्छा। तो 10 बीबियों की कहानियां हो गई, बीबी जैनब का दस्तरखान हो गया, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, इमाम जैनुलाब्दीन की, और वो मुहर्रम के। तो मेरा जो 2 बहन भाई थे वो काफी इंक्लाइंड थे, और मेरा भाई जो था वो मुहर्रम में जाना और मजालिस में, तो उसके साथ मुझे मुहर्रम की वो जो गहमा गहमी थी, और वो एक हम्म। शायद गलत लफ्ज है गहमा गहमी, मगर वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहां पे। और वहां पे क्योंकि ऑल इंक्लूसिव होता है, वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हाँ। होती हाँ, मुहर्रम। एटलीस्ट ये चीज़ है कि इमाम बारगाह में औरतों को उस तरह से वो नहीं होता कि जाने की इजाज़त नहीं है। और बिल्कुल। शिया वैसे भी मैं समझता हूँ कि शिया, एक बात तो माननी पड़ेगी कि शिया प्रोग्रेसिव है एज कम्पेयर टू सुन्नीस। बिल्कुल। तो और वो शिया कम्युनिटी पाकिस्तान की बड़ी पढ़ी लिखी है। जी। एंड सेकेंडली आपको फिर ये होता है कि आप कहीं पे भी जाएं, एज औरत होने के नाते मैंने बहुत सेक्सुअल हरासमेंट हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम्म। तो हम्म। शिया मजालिस में या इमाम बारगाहों में जितनी मर्जी गहमा गहमी हो, हम्म। आपको कोई हरास नहीं करता। आप सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती वहां पे क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ निकला होता है। हर कोई बहुत तमीज से, बहुत वो एहतियात से गुजर रहा होता है। तो वो मुझे चीज वहां पे इतने गहमे गहमी के बावजूद आई यूज टू फील सिक्योर, और वहां पे आप खो भी जाएं तो आपका वो सारी चीजें, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो वो भी एहतमाम तो हमारे यहाँ बहुत होते थे मुहर्रम 9वीं 10वीं की, अगर और कुछ नहीं तो टीवी पे जरूर तालिब जौहरी की मजलिस जो हम्म। लगी शाम होती थी। गरीबा की होती हैं वो हम्म। जरूर सुनते थे। तो वो सारी चीजें तो मुहर्रम तो हमारे यहाँ था, मगर इतना नहीं था कि 2.25 महीने तक जैसे आम शिया हजरात करते हैं। तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था हम तक आते आते, कि वो उतना अरसा नहीं रहा। 9वीं 10वीं तक जरूर हमारे यहाँ मगर मुहर्रम का एहतमाम। एज ए शिया आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस की हो, या आपको लगा हो कि मैं शिया हूं तो जी मैं कोई गलत हूँ? बच्चों को काफी फील होता है इस तरह, माइनॉरिटीज के बच्चों को। शिया होने के तो नहीं, मगर पंजाबी होने की वजह से जरूर हुआ था कराची में। बहुत जब MQM का जमाना शुरू हुआ, हाँ, हालांकि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि पंजाबी हेट्रेड काफी राइज पे थी उस टाइम। बिल्कुल। तो वो बल्कि इस हद तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था अल्ताफ हुसैन किसके लिए है भाई। हम्म। तो हम्म। मैं बचपन में बहुत जिद करके अपने अब्बू को कई दफा, क्योंकि अल्ताफ भाई सारे लगे होते थे, तो मैं भी हम्म। अल्ताफ भाई करती थी। हम्म। तो मैंने अब्बू को 1-2 दफा जिद करके मैं वो वहां पे जलसे जुलूसों में भी गई, मुझे अल्ताफ हुसैन को मिलना है। तो मेरे अब्बू बेचारे जो अच्छा। लेके जाते थे, अच्छा, तो वो आपको कहते थे अल्ताफ हुसैन से मिलाने भी लेके गए? अब्बू बेचारे पता नहीं किस दिल से लेके जाते होंगे, मगर वो थी, मैं अब्बू की लाडली थी तो वो करते थे। तो एक दिन मुझे ना मोहल्ले में बच्चियों ने कहा कि तुम लोग पंजाबी हो। तो मुझे समझ में ही नहीं आया
मैं कहा नहीं, ऐसे हम तो नहीं पंजाबी। वो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गलत चीज कह रहे हाँ, हाँ, हैं। मैं वो नहीं हो हाँ, सकती। मैं घर आई, मैंने अम्मी को कहा। मैं कहा वो कह रहे हैं कि हम पंजाबी है, तो हमने कहा हाँ हम हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं हो सकते। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, हम पंजाबी हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जरूर हुई। शिया, हाँ ये जरूर सुनने को मिलता था कि शिया तो जी खून मिला के खानों हाँ, में हाँ, देते हैं, हाँ, थूकते हाँ, हैं, ये होता है वो हाँ। होता है। ये चीजें सुनने को मिली थी, मगर एज सच कभी ये फर्क नहीं आएगा कि किसी ने आपको दोस्ती करने से इस वजह से मना किया हो, या आपसे बात करने से में कोई इस तरह का फर्क किया हो। मगर ये नहीं था। ये भी एक चीज होती रही है, सारी बात है कि थ्रू आउट द 90s और 20s और फिर 2010s भी शियाज को जब मारा जाता है, बिल्कुल। तो तो तब क्या रिएक्शन, क्योंकि आप ये तो जानती हैं कि कम्युनिटी का रिएक्शन क्या होता है, क्या लोग डरते हैं, क्या लोगों में गुस्सा आता है, क्योंकि इस बात में तो कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है, और शायद अगर नंबर्स को देखा जाए तो शियाज सबसे ज्यादा जो है ना मारे गए टारगेट हैं। हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो अ, ऑन अ कम्युनिटी लेवल कैसा होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लोग क्या फील कर रहे होते हैं, लोग दुखी होते हैं, स्टेट से नाराज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये। आई थिंक जब ये राइस पे था उस वक्त मुझे बिल्कुल इस चीज की समझ नहीं थी। मैं हम्म, हम लोग जाते थे, मगर ये आपको डिफाइंस जरूर मिलती है कि जितने मर्जी मार दें, रुकेंगे नहीं। और वो हम्म, मजलिसें उसी तरह होंगी, मजलिसों पे वो इमाम बारगाहों पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मगर हम्म, मजालिस फिर भी जारी रहेंगी। उन्होंने हम्म, अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात करने शुरू कर दिए। इनके वो जो पाक हम्म, हैदरी या क्या, मुझे नाम भी भूल गए, हम्म, इमाम या जो इनकी वो होती है सिक्योरिटी के, इन्होंने अपने इस बॉय स्काउट्स बनाए जो लोगों की तलाशियां करते थे। और वो खवातीन हम्म, भी वहां पे हैं कि वो इमाम बारगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी, क्योंकि आपको स्टेट से मायूसी बेसिकली जब होती है तो फिर आप चीजें अपने हाथ में लेते हैं। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, काफी आपको मिला के बच्चे बच्चियां अम, उस चीज के लिए रिक्रूट हुए, मतलब वॉलंटियर बेसिस पे, कि वो सिक्योरिटी के लिए तैनात हुए। तो ये तो देखने को काफी मिला। मगर आपने पहली दफा ये कैसे रियलाइज किया कि आप मजहब को आप सही नहीं समझती, क्योंकि ये बड़ा एक क्रूशल पॉइंट होता है किसी का भी, जैसे कि हमें ये तो आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो थे काफी लिबरल थे, मगर एक मजहब का इन्फ्लुएंस तो था ना, आपके कुछ सिबलिंग्स जो हैं काफी रिलीजियस हैं, आप रिलीजियस नहीं है एट ऑल। तो ये डिवाइड, एक दरमियान में डिवाइड तो नहीं मैं कहूंगा, एक डिफरेंस, कैसे आप कैसे इधर पहुंच गई और वो कैसे उधर पहुंच गई? आई थिंक इसमें एक तो पढ़ना, आपको जब आप अगर आप थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ कहानियां, किस्से, लिटरेचर, इंटरनेशनल, तो आप अपने आप को जब मुख्तलिफ किरदारों के उसमें जगह पे रख के देखते हैं, जो जिनको हम्म, बहुत विलेनस भी दिखाया होता है, तो आपको कुछ हम्म, चीजें डिफरेंट नजर आती हैं। सेकेंडली, मेरा आई थिंक सोशल वर्क जो मेरी फील्ड थी हम्म, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया। हम्म, और मैं एक प्रोस्टिट्यूट से भी मिली, और हम्म, मुझे वो बुरी नहीं लगी। हम्म, वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था इस हवाले से कि हम्म, मुआशरा उसे किस नजर से देखता है। और मैं जब उसके साथ बैठी, अच्छा, आप ये सोचें कि मुझे उससे मिलने के लिए किस कौन कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़े होंगे। हम्म, और वो बेचारी, उसको किसी ने ये जिसके थ्रू मैं मिली थी, उसने ये भी नहीं बताया था कि मुझे उसकी हकीकत पता है। तो वो बेचारी दूसरे प्रिटेंड से आई थी, बट उसको मुझे बताना हम्म, पड़ा कि मुझे पता है वो क्या करती है। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है एंड ऑल दैट। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम लोगों की बायस हमारे सोचने को किस तरह से मुतासिर करती है। हम इंसान हम्म, को उसके लेवल से कैसे पहचानते हैं, और उसके एहसासात, उसकी फीलिंग्स, उसका माँ होना, उसका किसी की हम्म, बीवी होना, किसी की बेटी होना, हम्म, वो सारी चीजें सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट होने के अंदर छुप जाती हैं। हम्म, और हमें कुछ नहीं नजर आता। वो उसकी उसकी तकलीफ नहीं नजर आती, उसके एहसासात नहीं नजर आते उसका।
अम, दुःख नहीं नज़र आता, उसकी खुशी नहीं नज़र आती, तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट की थी, बहुत बुरी तरह से। एंड दूसरी, जब मैं आप कहें कि मज़हब का जो बिल्कुल एक मेरा हुँ, क्या कहते हैं, दामन से बिल्कुल भी छूट गया, तो वो था जब मैंने बच्चियाँ से मैं मिली हूँ जो रेप की विक्टिम्स थी। हुँ, अम, एक बच्ची थी 2 साल की, जब उसका रेप हुआ और अम, उसके बहनोई ने, जो कि एक हाफ़िज़ कुरान था, उसने उसका रेप किया। वो हुँ, बच्ची 2 साल की थी और उसने रेप करने के बाद उसकी आँख फोड़ दी कैंची से, जिस्म पे कैंची से निशान मार दिए। उसका बाजू तोड़ दिए, टाँगें तोड़ दी और उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। और उसके हुँ, जो उस आदमी का भाई था, उसने कहीं देखा, उसने उस बच्ची की माँ को बताया, वो आके उसने अस्पताल लेके गई। और ये सारा वाक़या, मैं उस बच्ची से उस वक़्त तो नहीं मिली, मैं उससे उसके 2 साल बाद मिली और मुझे उस औरत ने बताया, वॉर अगेंस्ट रेप, एक वॉर के नाम से एक पाकिस्तान में एनजीओ है। हुँ, उन्होंने उसका केस फाइट किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस औरत ने 25,000 रुपए में माफ़ कर दी। उस आदमी को माफ़ कर दिया था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्योंकि पुलिस का प्रेशर था और वो गरीब औरत थी और वो अदालतों, या तो वो अपनी बच्ची को सँभाल लेती, हुँ, जो कि बिल्कुल ही शैटर्ड थी। साइकोलॉजिकल उसके बहुत सारे मसले थे, उसके फिज़िकल बहुत सारे मसले थे, या फिर वो अदालतों में चक्कर काट लेती। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब, अगर खुदा ऐसा है, तो मुझे उस पे यकीन नहीं करना। मेरे लिए एक ऐसे मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं किसी भी चीज़ पे ना बिलीव करूँ और बिलीव करूँ बाय चांस, बाय एक्सीडेंट थिंग्स हैपन, रादर देन एक ऐसा खुदा जो एक मासूम बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसको ज़िंदगी के लिए स्कार कर दिया गया। वो बोल नहीं सकती थी, उसका उसको जॉइंट पेन्स और पता नहीं क्या-क्या उसको मेडिकेशन उसको खानी पड़ती थी और वो नॉर्मल नहीं थी, और इस तरह के पता नहीं कितने बच्चे होंगे। हुँ, और ऐसा खुदा है जो ये सब होने देता है, जो किसी जब उसकी और उसको रोकता नहीं है, और अगर उसमें रोकने की ताकत नहीं है, तो फिर ऐसे खुदा में यकीन करने की क्या ज़रूरत? दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट के। और इसने मुझे बहुत मतलब होपलेस भी किया। इस इन सारी चीज़ों ने, मैं बहुत अरसे सो नहीं सकी, बहुत अरसे मैं डिस्टर्ब रही। तो तब आई डिसाइडेड कि नहीं, बस इतना ही था। तो ये तो एक ऐसी बात है कि देखें, इस बात में वाक़ई फ़ील होता है कि खुदा जो है, वो कैसे इतना ईविल किसी एक मासूम बच्चे के साथ अलाउ कर सकता है कि जिसने दुनिया में कोई भी जो है वो गुनाह नहीं किया। और एक आदमी जिसने उसके साथ गुनाह किया, पूरा मुआशरा उसको क्या कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। जो मुआशरे के ठेकेदार हैं, जो कि कानून के रखवाले हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं कि 25,000 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लोग जो ये बात को अप्रूव करवा रहे थे, वो किस बेसिस पे करवा रहे थे? कैसे? हाफ़िज़ कुरान, क्या उस हाफ़िज़ कुरान के लिए मौलवियों ने सिफ़ारिशें की होंगी? क्या नहीं की होंगी? क्या कुछ नहीं हुआ होगा? तो मुझे एक बात बताएँ, प्रोस्टिट्यूट के केस में तो शायद लोग प्रोस्टिट्यूट को कसूरवार ठहराएँ, मगर मुझे ये बताएँ कि उस प्रोस्टिट्यूट के पास कितनी कुछ चॉइस थी? उस प्रोस्टिट्यूट के पास कोई चॉइस नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत सारे ये प्रोग्राम्स आते हैं हुँ, टीवी पे, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो औरतें जॉब्स के लिए आती हैं, हुँ, उनको मजबूरी के नाम पे उनको ये कहा जाता है कि आप हमसे ताल्लुकात रखेंगी, हुँ, तो आपको नौकरियाँ मिलेंगी। ये हमारे माशरे की हकीकत है। हुँ, और इस पे आप जितने मर्ज़ी पर्दे डाल लें, उस वक़्त ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। हुँ, और जब उसने मुझे बताई कि उसका बच्चे छोटे थे, भूखे थे और वो नौकरी के लिए हुँ, किसी आदमी ने बुलाया और उसको, और
वो जहाँ पे नौकरी करती थी वहां से निकाल दिया गया। हम्म। और जब उस आदमी ने बुलाया उसे और उसे कहा कि या तो तुम मुझसे ताल्लुकात मतलब आज यहाँ पे रहो मेरे साथ, हम्म। हम्म। या फिर तुम अपना इंतजाम कर लो कोई जहां से तुम्हें मिलता है। तो एक तरफ बच्चे थे, उसकी ममता थी, भूखे हम्म। बच्चे जो जिनमें से एक बच्चे बुखार में तड़प रहा था, हम्म। और या फिर उसके पास अल्लाह के नाम पे अपने बच्चों को वो कर देती इज्जत के नाम पे। तो उसकी कुर्बानी तो मेरे नजदीक अपनी अना को ठुकरा के किसी इंसान से अपने बच्चे की खातिर ताल्लुक कायम करना इस तरह का, जो हमारे माशरे में इतना घनौना और वो अजीब गरीब जिसको नाम दिए जाते हैं, हम्म। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है उस औरत की अपनी औलाद के लिए। मैं उसको कैसे गलत कह दूं? मगर इन द एंड आपको क्या लगता है कि वो औरत, क्या वो औरत ये समझती थी कि उसके साथ जो नाइंसाफी है उसमें उसका कोई कसूर नहीं? नहीं, वो ये समझती थी कि उसका अपना कसूर है? वो दो कश्तियों में सवार थी, वो फिर भी बेचारी अल्लाह पे यकीन रखती थी, नमाजें पढ़ती थी, अपने आप को वो तौबा करती थी। हम्म। उसके बच्चों को उसकी हकीकत नहीं पता था, और मुझे आप ये और वो मुझे डरती ये थी। बिल्कुल मुझे ये चीज का खौफ आता था कि उसके बच्चों को दोस्त के बेटे थे, हाँ, जब पता लगेगा तो फिर क्या होगा? तो वो क्या करेंगे। तो फिर कितनी मजबूरी है कि कल को उसका ही बेटा उसकी माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर दे, या माँ को मारे, गालियां दे के तुम एक रंडी हो, तुम फाहिशा हो। तो मुझे बताएं कि वो माँ क्या उनको ये बता नहीं सकती कि तुम्हारी खातिर बनी? नहीं बता सकती ना, हमारे माशरे में बातें करना बहुत आसान है। आप मौलवियों को बैठ के उनसे खुतबे सुन लें कि औरत को कैसे रहना चाहिए, औरत को हम्म। कैसे अपने आप को पाक रखना चाहिए, हम्म। उसको साहिब किरदार होने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देना चाहिए, खुशबू नहीं लगानी, ये नहीं करना, आवाज नहीं ऊंची करनी, हल्के पैरों चलना है, ये करना है, वो करना है। मगर मुझे ऐसे किस्से सुन के गुस्सा इस चीज पे आता है कि आदमियों को क्यों नहीं सिखाते आप, सब चीजें औरतों के लिए क्यों नहीं, तो आदमियों को क्यों नहीं सिखाया जाता। हमारे पास दो पैरेलल नजर आ रहे हैं। एक वो बच्ची जो 2 साल की थी, अपनी बहन से मिलने गई, उसके बहन भाई ने उसका रेप कर दिया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी वो जो अपने बच्चों के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। अब मुझे बताएं कि दोनों में से ज्यादा जिंदगी किसकी खराब है? ये मतलब फैसला सोचने वाली बात है गालिब ना। ये फील करने वाली बात है कि मैं उस बच्ची का नफ्सियाती सिलसिला ये था कि वो नॉर्मल कभी नहीं हो सकती। हम्म। वो उसका शादी वो उसकी ट्रॉमा, कर नहीं सकते। नहीं उसका इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। हाँ, क्योंकि जारी बात है, 2 साल की बच्ची थी, तो 2 साल की बच्ची का रेप हुआ, तो वो तो मुझे तो लगता है कि उसके तो पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स होंगे। बिल्कुल, तो वो तो हम्म। उसका तो डिफरेंट है। मगर मैं ये मुझे नहीं पता किसकी तकलीफ ज्यादा है, ऑनेस्टली मैं इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकती, मगर दोनों की तकलीफ मेरे हिसाब से, मैं उनके आगे सजदा भी करूँ ना तो वो कम है उस औरत के जिसने, अब जो माँ है जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मतलब मेरे नजदीक तो वो खुदा बेफजूल है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करता है और इंसान को तड़पने देता है, इंसान को तकलीफ में अजियत में रहने देता है। जबकि एक तरफ माँ थी जिसका बच्चा बुखार में था, उसने अपनी ईगो को कुर्बान करके, अपनी नफ्स की कुर्बानी देके अपने बच्चों को जिंदगी दी। हम्म। तो कौन और उसके कौन बाद नौकरी के बाद वो मुस्तकिल प्रोस्टिट्यूट बन गई। इसी तरह औरतें बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूट्स बनती हैं। इसी तरह बनती हैं कि पहली बार किसी से ब्लैकमेल हुई, फिर किसी से हुई, फिर किसी से हुई, 3-4 दफा के बाद दे थिंक ओके, अब ये तो होना ही है, तो इससे पैसे ही कमाओ फिर। उस ठीक है, आदमी ने, बट वो आदमी बेसिकली ही स्टार्टेड अपने दोस्तों को उसके पास फिर भेजता था। यानी वो जो था वो पिंप बन गया। बिल्कुल। तो ये हमारे माशरे में इस तरह के किस्से होते और हैं जो कि और उस आदमी को कोई बद किरदार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं वो। वो आदमी का हाजी साहब का हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, हाजी साहब भी लोग कहेंगे, जनाजा भी पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा। उसका बेटा उसे कभी गैरत के नाम पे कत्ल नहीं करेगा कि तूने क्यों एक औरत के साथ ऐसे किया। एंड में तो वही लफ्ज आते ना, वो तो मर्द हाँ था। हाँ। तो अब दूसरी तरफ उस बच्ची को देखें, अब मुझे बताएंगे 2 साल की बच्ची का क्या कसूर है। 2 साल यार, 2 साल इज लाइक, सोचें आपके जिस आदमी ने 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, मेरे ख्याल में तो उस आदमी को तो शायद इंडेफिनेटली बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। ठीक है, उसकी उसे तो शादी सौ भी हो साल की चुकी जेल थी, होनी चाहिए। उसने बच्चे भी हाँ पैदा कर लिए होंगे, क्या हाँ पता। हाँ, उसकी शायद अपनी शादी तो बच्ची उसको, 2 साल की हो। बिल्कुल उसकी शादी का तो मुझे पता है कि उसकी शादी हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है वो बनवाई था उसका। तो बच्चे शायद अपना भी बच्ची कोई 2 साल की हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी तो अपनी बच्ची बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। मगर क्वेश्चन वो है कि खुदा क्या कर रहा है। कुछ नहीं। खुदा कुछ भी नहीं कर रहा। अब कई लोगों को लगेगा कि ये कोई कारमा की बात है। ठीक है जी, कि उस बच्ची ने पिछले जन्म में किसी का रेप किया होगा, जब वो कोई बहुत बड़ा कोई राक्षस थी, हाँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि यार, ये तो आपकी फिक्शन है ना। नहीं रियलिटी तो ये है क्या। गालिब, हाँ कार्मा का ये जो सारी चीजें ना तब समझ में आती हैं जब आपके अपने बच्चों के साथ होता है, तब आपको कार्मा भी भूल जाता है। आपकी तकलीफ वो, मुझे ना उस वक्त उस औरत के समझ में नहीं आया था। मुझे इतना गुस्सा आया था उस औरत से मिलने के बाद, जिसने 25,000 में सेटलमेंट कर दी। जब मुझे पता चला, मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखती रही, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, क्योंकि वो बच्ची मेरे सामने खड़ी थी, मैं उसे देख रही थी कि वो उसके उस 2 साल गुजरने के बावजूद वो कैंची के निशान अभी तक उसके जिस्म पे थे। और मैं उसे देख रही थी, उसकी माँ को देख रही थी, और मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मगर हमारे माशरे में जितनी मजबूरियां है ना गरीब आदमी के पास, उसके अगर हाँ। और भी बच्चे हों, उसे पालने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है, किस ये किस हाल ईयर से। की बात है? ये किस ईयर की बात है? आई थिंक 2007 में मैं उससे मिली थी, तो उससे 2 साल पहले उसके साथ हुआ था ये वाक्य। तो ये बात बताएं कि 2000 2007 में 25,000 की औकात क्या थी? कुछ नहीं थी, और वो इट उससे। वाज नॉट इवन, मेरे ख्याल में 2005-6 में 2000 की 25,000 की जो है ना, वो ऑलमोस्ट $300-350 था बस। हम्म, तो $350 में क्या किसी का बनेगा? और दूसरी बात है कि ये सेटलमेंट वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यकमुश्त तो लोगों को मिलते भी नहीं। पता नहीं, ये मैं मुझे बेसिकली इतना उस चीज पे अफसोस हुआ था कि मैंने और इसके बारे में पूछा ही नहीं कि कैसे मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। वो मेरे लिए इतना तकलीफ दे था कि उस माँ ने उस बच्ची की अजियत 25,000 में बस भेज दी। मगर सारी मगर बात है ना, जैसे वो माँ बेचारी मजबूर थी कि वो अपनी बेटी के बच्चों के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन गई, तो ये माँ बेचारी भी मजबूर होगी, क्या पता मुझे अब वो भी समझ में प्रोस्टिट्यूट आता है, उस बनी हो। वक्त मुझे नहीं समझ में हाँ आया था, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था। मगर अब मैं देखती हूँ, अब मेरा अपना बच्चा है, तो मुझे चीजें अब दूसरे रुख से नजर आती हैं। एक माँ होने के नजदीक, मेरे नजदीक दूसरे ने क्या किया वो ज्यादा जरूरी नहीं, मेरे नजदीक मेरे बच्चे तो की क्या उनकी जिंदगी। उनकी दूसरी बेटी उसी आदमी के घर थी फिर भी? नहीं नहीं, उसने डिवोर्स ले ली थी। मगर उसने 25,000 डिवोर्स, की सेटलमेंट तो फिर भी कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ नहीं। ये चीज तो है, और हर तरफ इस तरह की कहानियां मेरे ख्याल है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैली हुई हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।